So we will see shape of some simple molecule. 111 पेज निकालो. Shape of some simple molecules with central line having one or more lone pair of electron. With lone pair of electrons. तो जिस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तब क्या हो. अभी तक विदाउट लोन पेयर देखा है. मॉलिकुलर टाइप. सो पहला है AB2E. ये मॉलिकुलर टाइप है. और इसमें बॉन्डिंग पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं. सो बॉन्डिंग पेयर 2 हैं, लोन पेयर 1 है. तो इसका अरेंजमेंट, अगर अरेंजमेंट की बात करें तो ए के एक तरफ लोन पेयर होगा और ए के एक तरफ बी होगा और दूसरी तरफ बी होगा. तो ये अरेंजमेंट हो गया. अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पूछा जाए आपसे तो क्या बताओगी. और शेप पूछा जाए तो क्या बताओगी. बताओ. बताओ बताओ, देर मत लगाओ. इसको लेके बता दो ना. ट्राइगोनल क्यों नहीं कह रही हो. ट्राइगोनल प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर भी तो होती है चीज. बताओ. अभी आगे पढ़ने पे आपको पता चलेगा, अगले पेज पे स्क्वायर प्लेनर भी है. तो इसलिए बी स्पेसिफिक कि किस शेप का प्लेनर है. ठीक है. तो क्या लिखोगी. ट्राइगोनल प्लेनर. शेप क्या है. बेंट. ये बताओ कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ए के पास. ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं. तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखो. तो इसका एग्जाम्पल है, हम ये नहीं पूछेंगे क्योंकि सुपर बॉन्ड पेयर भी होता है ना, तो इसलिए नहीं पूछेंगे. क्योंकि एस है तो ये ओ के साथ बॉन्ड बनाता है, ओ के साथ बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर है. तो एक लोन पेयर इस तरीके से दिखा दो तो ये ऑर्बिटल होगी. अच्छा, एक के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, तो एक के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा. तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा एस वाले का. देखो sp2 होगा क्योंकि ना एक पी छोड़नी नहीं पड़ेगी डबल बॉन्ड के लिए. बोलो. तीनों पी नहीं यूज कर सकता भाई. एक नहीं छोड़ेगा तो पाई बॉन्ड कैसे बनाएगा. और एक ऐसा 2 पी ले ले तो क्या 3 ऑर्बिटल नहीं जनरेट कर लेगा. बताओ. तो सीधी सी बात है, ट्राइगोनल प्लेनर में वैसे भी अर्थ निकलता ही है कि ऐसा हो और एक उसकी फुली फिल्ड हो जाएगी. तो क्लियर है. अब ऐसे ओजोन में देखो. तो एक तो हमने SO2 बता दिया और एक ये ओजोन है. ओजोन में क्या होगा, ये चीज़ है और ये. तो इस तरीके से होगा. बाकी डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा ही. 2 4 2 6 2 8 8 है ना इसके पास. भले ही फॉर्मल चार्ज कुछ क्यों ना हो. वैसे तो आप कहेंगे कि 5 है तो +1 का डाल दो, वो बात अलग है. +1, लेकिन सबको 8 8 दिए जाते हैं कि नहीं. बताओ. जब भी लुईस डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सबको इक्वल दिए जाते हैं. सो दैट इज नॉट द मैटर. फिर भी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा. इस वाले का सेंटर का O3 का कैसे हो सकता है. सेंट्रल एटम का बताओ ना. सवाल गलत हो जाएगा ना अगर मैं O3 का पूछूं. O3 का होता है क्या. बताओ. बताओ. हाँ, क्योंकि सब 16th ग्रुप के हैं, सभी कैल्कोजेंस हैं. तो sp2 हुआ कि नहीं हुआ. बताओ. वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आएगा. फिर भी चूंकि यहाँ बात चल रही है तो क्यों ना इस चीज़ को यहीं पे डिस्कस कर लिया जाए. हो जाएगा कि नहीं तो फिर से हमें सब बनाना पड़ेगा. है बात कि नहीं. और कहीं अगर आपको जस्टिफिकेशन चाहिए तो मैं पूरा इसका बना के भी दिखा सकता हूँ कि मन में समझ में आ रही है बात. आ रही तो अच्छी बात. अब पहला AB2 ही देखा, उसके एग्जाम्पल्स देख लिए.
ओजोन, उसका शेप देख लिया, उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देख लिया, बाकी कैसा अरेंजमेंट है, और बॉन्डेड पेयर लोन बॉन्ड, यही सब में बनाना है। अब देखो AB3E, AB3 में क्या होगा, कितने बॉन्डेड पेयर होंगे, कितने लोन पेयर होंगे, 1। अब 3 बॉन्डेड पेयर को कैसे बनाया जाए, तो ये बुक दिखाती है कि एक A और दूसरा थोड़ा सा बड़ा बना दो कि जिससे एक 3D का फील आए, और एक ये लगे ट्राईपॉड है। एक जैसा बनाओगी तो फिर फील नहीं आ पाएगा। तो इस तरीके से B B B और एक ये, अब ये लग रहा है ना ट्राईपॉड स्टैंड पर कोई चीज़ खड़ी है, कैमरा खड़ा है। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या होगा, ओके ओके, वीडियो पॉज होने, ठीक है। आवाज़ आ रही, बताओ बताओ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। हाँ, टेट्राहीड्रल, टेट्राहीड्रल। जब भी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पूछा जाए तो लोन पेयर को अकाउंट करना, शेप बताओ। अब आ गया है आपको समझ में, ट्राइगोनल पिरामिडल। लेकिन हम तब मानेंगे जबकि आप इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दोगे, तब तो हम मान जाएं। सेंट्रल एटम का, और किसका बताओगे, sp3, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स बताओ। एक और बताओ। सही बताया है। चलो, अब हमने AB2E देखा, AB3 देखा, देखो AB2E जैसे सीक्वेंस बुक में वही देख रहे हैं, AB2E AB3। अब क्या देखेंगे, AB4E। तो AB4E में क्या देख लेंगे, पहले EE वाले देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में कितने बॉन्डेड पेयर होंगे, कितने लोन पेयर होंगे, 1 होंगे। और अब अगर E को कहाँ रहना चाहिए जिससे उस पर रिपल्सन कम पड़े, बताओ। यानी ये मुझे तो लगता है इक्विटोरियल पोजीशन में रह जाए, वही उसी में इसका भला है, क्योंकि 120 पे रहेगा तो अच्छा ही है ना। आपका इसमें क्या मत है, 120 पड़ रहा है ना इससे। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं और भी बना सकता हूँ, 3 तरीके से है। इस ए पे यहाँ पे रह जाए तो क्या 3 बॉन्डेड पेयर से इसको रिपल्सन मिलेगा 90 डिग्री पे, 4 है ना भी। तो इन सब के साथ तो 90, ये एक प्लेन है ना भाई, ये तो बीच में एक प्लेन हुआ कि नहीं। तो प्लेन में सारे इस पे 90 डिग्री का रिपल्सन छोड़ेंगे, और इसमें कम से कम 2 बॉन्डेड पेयर 120 का कर रहे हैं, 2 से 90 का मिल रहा है। तो क्या क्या ज़्यादा स्टेबल है, 2 ही से तो 90 का पड़ रहा है, इसमें 3 से 90 का पड़ रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल की है फर्स्ट वाला। क्योंकि हियर लोन पेयर इज गेटिंग रिपल्सन फ्रॉम 3 बॉन्डेड पेयर, सो लोन पेयर इज getting
repulsion from three bonded pairs at जो भी 90 डिग्री एंगल, एट बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, वैसे ऊपर तो बॉन्ड ही नहीं है, बॉन्ड एंगल या एट 90 डिग्री एंगल, ये 90, ये 90 और ये 90, तीनों 90 हो गए। जबकि यहाँ पर क्या है, इस केस में लोन पेयर इज गेटिंग रिपल्शन फ्रॉम टू bond pair situated at 90 डिग्री, दो 90 डिग्री पर हैं, सो मोर स्टेबल। अच्छा, ये मोर स्टेबल तो हमने बता दिया, ये बताओ कि इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या होगा। बताओ। पिरामिड बना लो मन ही मन में, ऊपर नीचे पिरामिड तो बना सकती हो ना, कि बनाए? तो फिर क्या हुआ इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर? बताओ बताओ। स्क्वायर कहाँ, ये तो ट्राइगोनल है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अच्छा, इसके अलावा ये हेक्साहीड्रन भी है। एक और बात बताओ कि मान लो कि ये फलक्रम है, जैसे ये देखा है फलक्रम, और इसके ऊपर तुम एक तरफ बैठी हो और तुम्हारा भाई एक तरफ बैठा हो, झूला झूल रहे हो, तो इस तरीके से ये सीसा होता है क्या, एक फलक्रम, फलक्रम, एक लोड आर्म, एक इफर्ट आर्म, लीवर है ना, ये एक तरीके से लीवर का प्रिंसिपल ना। तो ये भी वही चीज है क्या, ये फलक्रम एक तरफी है, तो क्या ये सीसा होता है, सीसा झूला देखा है? तो शेप क्या हुआ, सीसा। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ो। AB4 ही हमने देख लिया है, अब हम इसका एग्जाम्पल बताओ। वैसे दिखने में इस पे कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, सोचो। 4 बॉन्डेड पेयर हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके ले लो, और एक लोन पेयर है, तो कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 4 ही बॉन्ड बनाना। बताओ क्या होगा वो, ऐसा कोई एटम जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो और 4 बॉन्ड बनाता हो। बोलो। SF4 बोलो। वो के साथ थोड़ी 4 बनाएगा, वो तो डबल बॉन्ड करता है, वो तो कितने ले लेगा 4 बनाने में, वो सिंगल बॉन्ड थोड़ी बनाता है किसी से। SF4 समझ में आई बात? सल्फर टेट्राफ्लोराइड। ये काउंटिंग समझ में आई मैंने कैसे की? 4 तो बॉन्डिंग के लिए देगा, एक लोन के लिए। अब देखो AB5E, तो AB5E में इसमें कितने बॉन्डेड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं? क्या? हाँ, 5 और 1 हुआ। अब 5 और 1 है, अब मैं इसे कैसे बनाऊं? 6 हैं टोटल, मुझे 6 बनाने हैं कि नहीं, 6 तीलियां निकालनी है। तो क्या मैं ऐसा कर दूं कि A को बीच में रखूं और 4 को स्क्वायर प्लेनर की पोजीशन में रखूं, और एक को ऊपर ले जाऊं, एक को नीचे, और इन सभी पोजीशन पर B लगा दूं, और चाहे तो इस पर लगा दो, या और नीचे ये लगा दो, जैसा बुक में वैसा कर दे रहा है, ऊपर नीचे कहीं लगाया जा सकता है।
तो क्या ये पोजीशन बीच की स्क्वायर की हो गई? और ऊपर नीचे पिरामिड बना दो, तो बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक शेप क्या हुआ? क्या इसे आप ऑक्टाहीड्रल भी कहना चाहेंगी? हाँ या नहीं, कुछ तो बोलो। क्या ये ऑक्टाहीड्रल है? 8 फेसेस हैं इसमें। अमांशी, तो बोल दिया करो, अपने मन से ही बोल दिया करो, ऑक्टाहीड्रल भी कहा जा सकता है। अब देखो इसका शेप बताओ। स्क्वायर पिरामिडल, इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 होगा, और 5 बॉन्ड बनाए, ऐसा कुछ आपके मन में आ रहा है? हमेशा सेंट्रल एटम बड़ा होगा। सी, सी कहाँ बना पाएगा 5 बॉन्ड? उसकी क्षमता ही नहीं है, उसकी तो वैलेंस है। PCl5, तो 7 बता रही थी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और फिर फास्फोरस कैसे आपके मन में आ गया? 15th ग्रुप में 7 होते हैं क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन? कम से कम उस ग्रुप का लिया होता। खुद ही आपने बताया 5 ये 2 ये 7 होते हैं वैलेंस। 7 वाला ले लो, हेलोजन ले लेती सेंट्रल एटम के तौर पर। बोलो, ClF5 ठीक रहेगा? Cl बीच में ले लो, 5 ये ले लो, ये चीज हो गई। अब देखो, अब हम E2 वाला देखेंगे। 5 देख लिए, सो E2 देख लो। नाउ AB2E2, तो इसमें ये बताओ बॉन्डेड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर 2, 2 अरेंजमेंट अराउंड सेंट्रल एटम, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, तो 2 2 हैं। कैसे दिखाया जाए कि 2 का ए है, ये छोटा, ये उससे बड़ा, और ये इससे, तो ट्राईपॉड लगेगा। ये इधर एक यहाँ, एक यहाँ, 2B, ये चीज़ें ट्राईपॉड लग रहा है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बताओ। और शेप बताओ, और एग्जाम्पल बताओ। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ बोलो। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? बताओ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। ठीक है, शेप बताइए।
एग्जाम्पल बताइए। H2O। क्या आप इनके बीच एंगल बता सकती हैं जस्ट मेरी मेमोरी के लिए? बताओ। अच्छी बात कही है। तो ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं, कुछ लोग H2S भी बोल रहे थे, क्या उनकी बात सही थी कि झूठ बोल रहे थे? तो H2S भी लिख दें, ठीक है। और कुछ लोग SCl2 भी बोल रहे हैं, सल्फर डाइक्लोराइड। AB3E2, तो बॉन्डेड पेयर 5 बॉन्ड हैं। 5 बॉन्ड का क्या अरेंजमेंट करें? 2 लोन पेयर को कहाँ सेट करें कि उन पे मिनिमम रिपल्सन आए? पोलर पोजीशन में सेट कर दें कि दोनों को टर्मिनल पे? 2 स्थितियां बन रही हैं। एक तो मैं ये कर सकता हूँ कि इनको यहाँ रख दूँ और 3 बॉन्डेड इन्हें यहाँ रख दूँ। और दूसरी स्थिति ये बन रही है कि एक लोन पेयर को यहाँ रखूँ, एक लोन पेयर को यहाँ रखूँ, बाकी बी और बी। आपके ख्याल से क्या चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी? इसमें लोन पेयर 120 पर हैं और एक बॉन्डेड, मतलब इन पे बॉन्डेड पेयर से 90 का पड़ रहा है, 2 बॉन्डेड पेयर से, और खुद पे 120। यहाँ पर एक लोन पेयर पे दूसरे लोन पेयर से 90 का पड़ रहा है और 2 बॉन्ड पेयर से 90 पड़ रहा है। इसमें 2 बॉन्डेड से, मतलब इसके ऊपर 2 बॉन्डेड से और इसके ऊपर 2 बॉन्ड। फर्स्ट ठीक लग रहा है क्योंकि 2 लोन पेयर 120 पे होना ज़्यादा अच्छा है ना कि 90 पे, तो बहुत ज़्यादा एग्जर्शन हो जाएगा। तो ये ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को, इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है? अच्छा, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में लिख देता हूँ। शेप क्या है? टी। इसे छोड़ दो, भूल जाओ। कैसा शेप है? ये लेस स्टेबल और ये मोर स्टेबल। 2 लोन पेयर एट 90 डिग्री एंगल, और इसमें 2 लोन पेयर एट 120 डिग्री एंगल। ये तो इस तरीके से ये ज़्यादा, ये लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल, तो इसे किया गया। अब ऐसा सोचो कि इसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 7 हो तो हम कौन सा बना दें? सेवन वाला और 3 बॉन्ड बनाए तो ClF3 हो सकता है। ऐसा हो सकता है ClF3, या और भी आगे BrF3 भी बनता है, ऐसे कोई भी ले सकती हो। अब हम बात करते हैं AB4E2 की। तो कितने बॉन्डेड पेयर होंगे, कितने लोन पेयर होंगे, उनके बारे में बताओ। अच्छा, कितने बॉन्डेड पेयर होंगे? और 2 लोन पेयर होंगे। 2 लोन पेयर को कहाँ रखना ठीक है? क्या सबसे दूर दूर? 90
90 पे तो नहीं रख सकते ना, लोन पेयर को 90 पे नहीं रखा जा सकता। तो एक ऊपर ले लो, पोलर पोजीशन में ले लो क्या, इक्वेटोरियल पे ना लेके पोलर पे ले लो। और फिर इसके बाद ये XCF4 इस तरीके का होता है। और फिर पिरामिड बना लेना ऊपर नीचे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, या फिर शेप क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, XCF4। जेनॉन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, टोटल करो 4 इसके, और यहाँ से कितने मिलेंगे, 4 4 8 तो 8 होते हैं, और ये जेनॉन बनाता भी है। जो शुरू के नोबेल गैसेस हैं वो इनर्ट हैं क्वाइट, लेकिन जो नीचे वाले हैं वो कहीं ना कहीं रिएक्शन कर लेते हैं, क्योंकि उनका जो होल्ड है लास्ट इलेक्ट्रॉनों पे लूज होता जाता है। तो फ्लोरीन इसका फ़ायदा उठाता है और उनके साथ बॉन्डिंग कर लेता है। अब नेक्स्ट पेज पे आइए। नाउ शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो हम यहाँ पर देखेंगे shapes of molecules containing bond pair and lone pair। तो कहा गया है AB2E में सल्फर दो बॉन्ड बना लेगा, और इसके अलावा भी दो बॉन्ड इसमें बताया है कि सुपर बॉन्ड बनाता है। टोटल इसके पास 6 होते हैं, तो 2 इसको दे दिया 2 इसको दे दिया, फिर भी तो 2 बचे। समझ में आई बात, 2 इसको दे दिया 2 इसको दे दिया, 2 बच गए। तो वैसे कहोगे आप 4 4 8 हो गए, और ये 2 तो 10 हो गए। वैसे भी इसका एक्सपेंडेड ऑक्टेट वो होता है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट ज़्यादा बनाता है कि नहीं, कहीं कहीं तो 12 बना देता है। H2SO4 में देख लो, बोलो 2 2 4 2 6 12 बनाता है। तो ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, 10 का दिखा रहा है। खैर जो भी हो, लेकिन इसमें 2 सुपर बॉन्ड हैं और ये लोन पेयर है, ऐसे दिखाया जाए तो इस तरीके से 2 सुपर बॉन्ड और 1 लोन पेयर बॉन्ड। तो अब ये बेंट हो गया, बेंट तो इसका शेप है, बाकी क्या लिख रहा है वो पढ़ लो। द शेप शुड हैव बीन ट्रायंगुलर, that is triangular planar, but actually it is found to be bent or V shape. The reason being the lone pair bond repulsion is much more as compared to bond pair repulsion। तो इसमें बताया गया कि ऐसा होना चाहिए कि 120 होना चाहिए, लेकिन इसमें डिस्टॉर्शन पैदा हो जाता है, और ये कितना रह जाता है 119.5। रीजन समझ रही हो, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा, तो रिपल्शन की वजह से क्या होगा, ये इसे दबा देगा, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि OSO बॉन्ड एंगल इज लेस देन 120 डिग्री, ठीक है। इट इज ड्यू टू the reason that lone pair bond pair repulsion is greater than bond pair repulsion, so angle reduces to 119.5 degree। so OSO bond angle reduces to 119.5 degree and its shape is bent,
क्योंकि शेप बेंट है। क्यों बेंट है? क्योंकि इसको कंसीडर नहीं करना इलेक्ट्रॉन को। इट्स शेप इज बेंट। वाई बेंट है? नॉट लीनियर, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो बात सही है? लोन पेयर नहीं तो इसे बेंट बनाया है। बेंट 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 किसमें? H2O में? हाँ, और ज़्यादा होगा उसमें। 109 से कम हो जाएगा। तो H2O में तो होता ही है, 104.5 होगा। बल्कि S के तो और बड़े ऑर्बिटल हैं, तो वहाँ पर को 103 रह जाए। जो H2O है और H2S और H2O में फ़र्क है, क्योंकि S के केस में बड़े बड़े p ऑर्बिटल, मतलब sp3 ऑर्बिटल भी तो बड़े बड़े, तो वो और नहीं दब जाएगा। कहो वहाँ 103 ही रह जाए, जबकि H2O में 104.5 है। बताओ। चीज़ समझ में आ गई कि नहीं मैं क्या बताना चाहता हूँ? तो इट इज़ बेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये बेंट है, इसने इसे दबा दिया। ना होता तो लीनियर होता ना। CO2 में लीनियर होता है कि नहीं? वहाँ लोन पेयर नहीं है, तो AB2 ही है, तो उसने बेंट बना दिया। अगला पढ़ो क्या कहता है। AB3E में NH3 आएगा, तो NH ये थोड़ा सा बड़ा बना देना, और H और ये ऊपर ये ऐसा है। दिखाने को दिखाओ, तो उसको क्या कर दो, ये ऐसा। तो क्या कह रहा है? इसका बॉन्ड एंगल याद हो तो 107 है। ये क्या कह सकते हैं कि दो इट्स शेप इज टेट्राहीड्रल, दो इट्स शेप इज टेट्राहीड्रल। क्यों टेट्राहीड्रल है? ड्यू टू 4 वैलेंस बॉन्ड। वैलेंस ये बॉन्ड माने जाएंगे, ठीक है। वास्तव में क्या कहा जाता है? बॉन्डिंग पेयर। 4 ऑफ एक है कि ड्यू टू 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी कहा जा सकता है, या ड्यू टू 4 वैलेंस बॉन्ड पेयर्स। थ्री बॉन्डेड पेयर प्लस 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इन्हीं से तो देखा जाता है। 4 है तो टेट्राहीड्रल है। बताओ। सो इट इज 4 हो गए। हाउएवर बट HNH बॉन्ड एंगल इज लेसर देन। टेट्राहीड्रल है लेकिन इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से लेसर है। क्यों कल लेसर है? कम क्यों हो गया? इट इज लेसर देन दिस एज इनके बीच का जो रिपल्सन है, या इनके बीच का भी जो रिपल्सन है, ये भी तो सबको रिपेल करेगा ना, ये सबको दबा देगा। एज लोन पेयर बॉन्ड पेयर repulsion is greater than bond pair repulsion as per VSEPR theory. So HNH bond angle reduces to 107 degree
इग्नोरिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स शेप इज, तो उसका शेप क्या है, तो इट्स शेप इज ट्राइगोनल पिरामिडल। आगे की बात करो, AB2E2, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आता है, सब 2-2 नंबर का आता है। तो अब तीसरी चीज़ देखो, AB2E2 में क्या होता होगा नाउ, कि AB2E2 में 2 बॉन्डेड पेयर हैं, ऑक्सीजन का ले लो, तो ऑक्सीजन में 4 बॉन्ड बनाओ, एक बॉन्ड ये, एक ये छोटा, एक ये लंबा और एक ये छोटा। तो इस तरीके से लगेगा कि भाई ट्राइगोनल पिरामिडल है। अब O पे ये फिर ये लंबा, फिर ये ऐसे लग रहा है। अच्छा, इसके बीच का एंगल कितना है, 104.5 डिग्री, ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। तो ये होना क्या चाहिए, इट हैज़ 4 वैलेंस बॉन्ड पेयर्स, वैलेंस बॉन्ड पेयर्स, 2 lone pair and 2 bonded pairs. So its electronic structure is tetrahedral. Further, as per VSEPR theory, ये वर्ड डालना है, lone pair repulsion is greater than lone pair bond pair is greater than bond pair ऐसा है, that is repulsion. So ठीक है, so bond angle, so HOH bond angle is not found as 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि होना जब टेट्राहेड्रल है तो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन ये नहीं पाया जाता। एंड reduces to 104.5 degree. Any query? कुछ पूछना है? अच्छा, आगे देखो, तो AB4E ये देखिए, तो AB4E में क्या कह रहा है कि जैसे 4 बॉन्डेड पेयर हैं, तो SF4 का एग्जांपल लो, SF4 चीज़ें ऐसी बनाई जा सकती हैं, एक लोन पेयर, 5 हैं तो ट्राइगोनल पिरामिडल तो बनाना ही है ना, 5 पे क्या बनता है, 5 वैलेंस बॉन्ड पेयर पे क्या बनता है, ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं बनता है। एक ये स्थिति बन रही है और एक ये स्थिति बन रही है कि लोन पेयर यहाँ रख दें और यहाँ F रखें, यहाँ F रखें, यहाँ F रखें और यहाँ F रखें। सो देयर आर 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को A कहा जाए, इस स्ट्रक्चर को B कहा जाए। सो इन दिस स्ट्रक्चर lone pair is at polar position and 3 bond pairs are at 90 degree angle present at equatorial position
So it suffers more repulsion from these leads to instability of such structure जिससे कि ये स्ट्रक्चर लेस स्टेबल है। अब जरा दूसरा देखो, तो दूसरा वाले में क्या बताया गया है, बी में इसमें कहा गया है कि मान लीजिए ये हियर lone pair is at equatorial position and only two bond pairs are at 90 डिग्री। इस पे कितने बॉन्ड पेयर 90 पे हैं? at 90 डिग्री। अदर टू बॉन्ड पेयर्स कितने पर हैं? बता, 120 डिग्री पे हैं कि नहीं? सो इट इज हैविंग लेसर रिपल्शन एंड मोर स्टेबिलिटी। लेसर रिपल्शन एंड मोर स्टेबिलिटी। सो इट्स शेप है तो दोनों ट्राइगोनल बाई पिरामिडली, लेकिन शेप की बात आ गई ना। इसे लेते तो ट्राइगोनल पिरामिडल ना बोला जाता, और इसे लेंगे तो सीसो ना बोला जाता शेप। बोलो, तो ट्राइगोनल पिरामिडल ना हो करके इसका शेप क्या पाया गया? इज ए लाइक सीसो। ये है सीसो के झूले की तरह पाएगा, ये नहीं पाएगा। बी स्ट्रक्चर इज वैलिड एंड दिस इज नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं है। आगे देखो, नेक्स्ट इज AB3E2। बाकी उसको आप लोब में भी बना सकती हो, मैंने बनाया नहीं है, लेकिन बुक में लोब बना है ना, तो चाहो तो ये बना लो इसी पे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बोलो, बनाए कि नहीं? एक ही तरह से है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दो तरीके से किसी से बना दो। अब देखो, चलो AB3E2 is the next type, जिसको हम कह सकते हैं ClF3। सो एग्जाम्पल है ClF3, 3 बॉन्ड बनाएगा और 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब आप 3 बॉन्ड कैसे कैसे बना सकती हो? एक तो कहो कि यहाँ बना लें, और F2 चाहिए, AB3 और E2, तो 2 लोन पेयर इस पे रहे कि नहीं? तो चाहे तो एक यहाँ बना लो और फिर एक नीचे बना लो। AB3E2 है। एक स्थिति ये भी बन सकती है कि Cl है, एक लोन पेयर यहाँ, दोनों ही इक्विटोरियल पोजीशन पर। एक ये भी स्थिति बन रही है। एक स्थिति ये बन रही है कि दोनों को पोलर पे बना दो, सब F को इक्विटोरियल पे डाल दो। ये तीसरी स्थिति है। बनाने को लोब भी बना सकती हो। अब ये जरा देखो, ये A स्ट्रक्चर है, ये B स्ट्रक्चर है, ये C स्ट्रक्चर है। हियर टू लोन पेयर of electrons are at 90 degree, so there is much angular strain. So here two lone pair
ठीक है, electrons are at 90 degree position, suffers much electrostatic repulsion, suffers much repulsion, ये चीज़ है, ठीक है। सो इट इज़ लेस स्टेबल। और यहाँ पर और क्या है कि बाकी इसके ऊपर अदर जो बॉन्ड पेयर्स हैं, तो 3 बॉन्डेड पेयर्स कितने पर हैं? एक 90 पर है, दूसरा 90 पर है, और इसके लिए नीचे वाला 90 पर है। 3 बॉन्डेड पेयर क्या 90 डिग्री पर है? बताओ। 3 बॉन्डेड पेयर at 90 degree exerts repulsion। यहाँ पर B में देखो 2 lone pair at 120 degree position, lesser repulsion। कितने बॉन्डेड पेयर 90 डिग्री पर हैं? इस पर देखो तो इसके लिए सिर्फ एक बॉन्डेड पेयर 90 पर है, और इसके लिए भी एक ही तो है। बताओ। सो 2 बॉन्डेड पेयर भी 90 पर है। सो 2 बॉन्डेड पेयर एट 90 डिग्री ओनली। 2 बॉन्डेड पेयर ही 90 डिग्री पे हैं। वहाँ पर 4, वहाँ 3 थे, यहाँ 4, और ये 2 लोन पेयर भी बनते, ये भी अच्छा है, और सिर्फ 2 ही बॉन्डेड पेयर 90 पे हैं। यहाँ पर क्या है कि 6 बॉन्डेड पेयर 90 पे हैं। इसके लिए ये, इसके लिए ये, और इसके लिए ये, और नीचे भी 3। 6 बॉन्डेड पेयर एट 90 डिग्री टू ईच लोन पेयर, बोलो, causes more electrostatic repulsion, so less stable। और 2 bonded pair at 90 degree only with respect to lone pair, so more stable। बात समझ में आई क्या? कि कहीं कुछ डाउट आ रहा है? आवाज नहीं। 120 डिग्री है, और F दो, एक F प्लेन में, उसी प्लेन में, और 2 हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो ये जो बीच वाले हैं इनमें 120 डिग्री पे लोन पेयर हैं। और ये बताओ कि ये जो F है, क्या ये F इसके साथ 90 पर है? तो 2 ही तो है ना 90 पे, कि और भी आपको कुछ 90 पे लग रहे हैं इनके साथ? ये है, एक इसके साथ 90 पर है, और इसके साथ भी 90 पर है। वैसे 4 बॉन्डेड पेयर है, क्योंकि इसके साथ भी ऊपर वाला 90 पे होगा ना, यही कह रहे हो ना? कर रहे हैं तो 4 लिख लो, बस यही है, 4 हैं, लेकिन फिर भी ये 120 पर है, यही इसको बनाता है। और तो बाकी ठीक है ना सब? समझ में आ गई ना बात? अगली थ्योरी पे चलें? सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज सक्सेसफुल, ये VSEPR थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज गिवन बाय हिटलर एंड लंदन, ठीक है, एंड फर्दर डेवलप्ड मॉडिफाइड बाय पॉलिंग। सो इसको सबसे पहले हिटलर
एंड लंदन ने किया 1927 में। और फिर मॉडिफाई कब हुआ? मॉडिफाई किया गया, मॉडिफाइड बाय पॉलिंग, जिनके स्केल को हम पढ़ते हैं, तो उन्होंने इसको और मॉडिफाई किया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। ठीक है, इसके बाद नाउ तो बाद में जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसमें हु हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। शुरू में जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं था, लेकिन जब ये पॉलिंग ने इंट्रोड्यूस किया मॉडिफाइड, यानी इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? इंट्रोड्यूस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पहले ऐसे ही थी, लेकिन बाद में इसमें हाइब्रिडाइजेशन आ गया। दो VSEPR theory was successful in determining shape of molecule। ये बता देती थी ट्राइगोनल प्लेनर है कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है कि पिरामिडल है कि स्क्वायर प्लेनर, सब बता देती थी। सो सक्सेसफुल इन डिटरमाइनिंग शेप ऑफ मॉलिक्यूल एंड स्टेबिलिटी इन केस ऑफ मैनी लुईस स्ट्रक्चर्स। अगर बहुत सारे लुईस स्ट्रक्चर्स होते थे तो उसमें कौन सा ज़्यादा स्टेबल है वो भी बता देती थी। बट फेल्ड टू गिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ, क्या चीज़ ये नहीं दे पाई? क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ये एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कि कितनी एनर्जी है, यानी ये थर्मोडाइनमिक एस्पेक्ट को कवर नहीं कर पाई कि यदि मॉलिक्यूल स्टेबल है तो कितना स्टेबल है। और कई जगह तो रीजन ही नहीं समझ में आते हैं कि ये क्यों स्टेबल है, ये क्यों स्टेबल है। कुछ ऐसे सब गड्ढम गड्ढ हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। 4 बॉन्ड है, किसकी कितनी एनर्जी है। बस जो स्टेबल है हम जानते हैं कि इसका टी शेप है, तो हम उसको जस्टिफाई कर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें क्लियर नहीं है कि लोन पेयर में कितना रिपल्शन है, 120 पे कितना होगा, कौन डोमिनेट करेगा। कुछ चीज़ें समझ में आ रही कि ऐसे ही बस हम लोग एक्सप्लेन ही किए जा रहे हैं। बताओ, पता नहीं चल पा रहा ना ठीक से, कि जब तक चीज़ें क्लियर ना हो ऐसे सिर्फ एक्सप्लेन कर देना कोई अच्छी बात तो है नहीं। तो इट वाज फेल्ड, क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं दे पाई कि कितना कितना रिपल्शन होगा। नाउ वाई VSEPR थ्योरी फेल्ड? According to Chemistry Libre texts, the VSEPR model also fails to predict the structure of certain compounds because it does not take relative sizes of the substituents and stereochemically inactive lone pairs into account. So ये इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी VSEPR थ्योरी की। दैट इज कई बार दिस थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अलग अलग अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हम देखते हैं तो उस केस में भी जो स्पीसीज में वेरिएंस है इट ऑल्सो फेल्ड। जैसे कि अगर हम देखें कि NO+ है, CO है, और एक और हमने ले लिया था, 3 चीज़ें ली थी N2। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हम ये देखेंगे कि या बड़ी बड़ी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में तो उनके अलग अलग शेप पाए जाते हैं। सो इन केस ऑफ
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दे आइसो इलेक्ट्रॉनिक species they vary in their shape and VSEPR theory failed to explain it. ये हम आगे देखेंगे अभी. failed to explain it. N2 अगर हम N2 लें और NO प्लस लें नाइट्रोलियम ऑक्साइम तो उन सब में तो सबके लीनियर शेप है तो वहाँ कुछ पता नहीं चल रहा है. CO में भी लीनियर है वहाँ नहीं पता चल रहा. लेकिन बड़ी बड़ी आइसो इलेक्ट्रॉनिक अगर हम स्पीसीज लें तो वहाँ पता चल जाता है कि इनके शेप क्यों अंतर हैं. लेकिन VSEPR थ्योरी वहाँ फेल हो जाती है. तो इस वजह से हमको किसी और भी चीज़ों में देखना पड़ रहा है. ठीक है. एंड इट वाज आल्सो फेल टू बॉन्ड एंगल डेविएशन. बॉन्ड एंगल डेविएशन को भी करने में है. और यहाँ पर जो आप टी शेप देख रही हो ना ये इतना इसको वो करता है कि टी नहीं रह जाता, ये डिस्टॉर्टेड टी हो जाता है. तो वास्तव में ये इसे और इसे भी दबाता है और बाद में शेप इसका एफ ऐसे हो जाता है CL और ये एफ इधर चला जाता है और ये एफ इधर है. तो ये अब टी नहीं रह गया. अब ये क्या बन गया बताओ. हम तो इसे टी मान रहे हैं लेकिन इसने तो इसको भी दबा दिया. तो इसे क्या कहेंगे बताओ. क्या डिस्टॉर्टेड टी हो गया. ऐसे ही ये डिस्टॉर्टेड सीसॉ भी बनाता है. जो पिछला वाला देखो तो आपने देखा कि भाई ठीक है सीसॉ है ऐसे कंसीडर कर लिया लेकिन डिस्टॉर्टेड ये सही नहीं है. ये ऐसा नहीं करता है, ये इसे दबा देता है. तो ये 2F इधर रहते हैं फलक्रम में और साथ में ये S है और इन्हें भी दबा देता है ये. तो ये अब सीसॉ जैसा लग भी रहा है कि ऐसे ही लग रहा है कि डिस्टॉर्टेड सीसॉ दबा दिया इसने. तो कैसा हो गया बताओ. डिस्टॉर्टेड सीसॉ. जहाँ लोन पेयर होता है वो एक्चुअल चीज़ नहीं रहने देता, वो हटा देता है. तो ऐसी स्थिति में इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द बॉन्ड एंगल डेविएशन कि ये जो डेविएशंस हो रहे हैं ये क्यों हो रहा है, कितना होना चाहिए. इसका कोई एक तरीके से क्वांटिटेटिव प्रारूप ये नहीं दे सका. सो बॉन्ड एंगल डेविएशन बहुत ज़्यादा इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी लिमिटेशंस आएंगे नहीं. फिर भी हमने आपको बता दिया ये भी चीज़ है. इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द बॉन्ड एंगल डेविएशन कि अपने आइडियल से वो क्यों होता है डेविएशन एंड डिस्टॉर्टेड शेप ऑफ मॉलिक्यूल. ड्यू टू इट्स इनहेरेंट ड्रॉबैक्स. और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी अभी उत्तर देना बाकी है कि मॉलिक्यूल के अलग अलग कलर्स क्यों होते हैं वो सब तो रह ही गया. उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होगा वो भी रह गया. न जाने कितनी चीज़ें हैं अभी जो अनआंसर्ड है. मॉलिक्यूल से तो हमें सब कुछ पता चल जाना चाहिए और सिर्फ शेप से तो नहीं होगा. हमें बहुत सारे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फीचर्स चाहिए, चीज़ों का आंसर चाहिए. ये ऐसा कुछ भी नहीं दे रहा है कि CuSO4 का कलर क्या होता है. ये तो सिर्फ कोवेलेंट के बारे में बात कर रहा है. सो इट इज़ साइलेंट अबाउट आयनिक कंपाउंड. क्या उनके बारे में बात भी कर रहा है? तो उनका स्ट्रक्चर नहीं पता चलेगा तो हम उसे यूटिलाइज कैसे कर पाएंगे अपने केस में. सो ड्यू टू इनहेरेंट ड्रॉबैक्स इट इज़ बेटर टू स्विच ओवर टू सम बेटर मॉलिक्यूलर थ्योरी. तो हम ये देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग थ्योरी. सो नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग थ्योरी. सो नेक्स्ट थ्योरी फॉर केमिकल बॉन्डिंग की केमिकल बॉन्डिंग जो है रासायनिक बंधों के बारे में जो नई थ्योरी है वो अब हिटलर और लंदन के द्वारा प्रस्तुत की गई. फॉर केमिकल बॉन्डिंग वाज प्रोजेक्टेड. ठीक है ये हो गई एस VBT वैलेंस बैंड थ्योरी. ये क्या कहती है. तो इसके
मेन फीचर्स क्या हैं नाउ। So knowledge of atomic orbitals, electronic configuration of elements, overlap criteria of atomic size, hybridization, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी because it is divide of the modern electronic structure भी इसने नहीं दिए, शेल सब शेल की तो कोई बात ही नहीं की, तो it was not in accordance, जो VSEPR थ्योरी है वो उसके accordance में नहीं थी जो नया कॉन्सेप्ट है, तो इस वजह से भी टू मीट द न्यू जो हमारी क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्वांटम फिजिक्स थी उसके हिसाब से भी होनी चाहिए थी कि नहीं थ्योरी, जो SPDF के हिसाब से चल सके, तो उसके लिए इन्होंने दी, और ये दी गई 1927 में। तब तक 1890 के बाद तो क्वांटम फिजिक्स आ ही गई थी, तो इस तरीके से 37 ईयर्स के बाद दी गई। 1890 पे आ गई थी ना क्वांटम फिजिक्स, उसके बाद दी गई है, ठीक है। और जो VSEPR थ्योरी है वो भी तो दी गई थी, कैसे दी गई है देखो, एक्सप्लेन बाय वो सिडविक एंड पॉल 1940 दे रहा है, ये 1927, कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है, क्योंकि सिडविक एंड पावल 1940 दे रहा है, तो पहले VSEPR थ्योरी कैसे आ गई, और फिर यहाँ पर दे रहा है कि 1927। इस चीज़ को जांचा जाएगा और बताया जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पहले वाली थ्योरी पहली आई होगी, बाद वाली बाद में आई होगी ना, बताओ, क्योंकि वो तभी तो उसको रिप्लेस करेगी, अगर उससे इन्फीरियर होगी तो रिप्लेस कैसे करेगी, तो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्लॉ है जिसको चेक करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं और चेकिंग का जिम्मा आपके ऊपर सौंप देते हैं, कितना देख लेना कि, लेकिन गड़बड़ी तो है कहीं ना कहीं, घपलेबाजी है। अब आगे देखो कि ये नेक्स्ट थ्योरी क्या है। सो दिस इज फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हैज बीन डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटेटिव एंड नॉट मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ओनली। जो VBT थ्योरी है उसका सिर्फ सिंपलिस्टिक फॉर्म आपके 11th में प्रस्तुत किया जा रहा है, इसकी क्वांटिटेटिव फॉर्म जो है आगे की क्लासेस के लिए छोड़ दी गई है, 12th में भी पढ़ाया जाएगा। सो टू स्टार्ट विद लेट अस कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सो टेक एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेशन, ये भी आपको मैं पहले बता चुका हूँ, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। अगर H2 मॉलिक्यूल बनेगा तो क्या होगा, इट हैज, तो कंसीडर 2 हाइड्रोजन एटम, 2H एटम, 2H नेम्ड एज, उसे आप HA भी लिख सकते हो या A एंड B लिख लो, दोनों ही H हैं लेकिन हमने उसका नाम A और B रख दिया है, ठीक है। तो उन दोनों के इलेक्ट्रॉन को, द प्रोटॉन ऑफ देम, उनके कुछ प्रोटॉन्स होंगे, ऑफ देम एक एक होगा, आर नेम्ड एज Na and Nb and their electrons are named as electrons are named as Ea and Eb, ये उनके इलेक्ट्रॉनों का नाम दे दिया, उनके प्रोटॉनों का नाम दे दिया। अब देखिए कि ना, अब अगर ये पास आएंगे और बॉन्ड बनाएंगे तो उनमें बॉन्ड बनाने पर ये इस तरीके से बॉन्ड बना लेंगे, तो इन्होंने बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड बना लिया तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, इसे Na कहा जाए, इसे Nb कहा जाए, जबकि इस हाइड्रोजन को A कहा गया, इसे B कहा गया, दोनों H है। अच्छा, इसके इलेक्ट्रॉन को E कहा जाए, जिसे EA कहा जाए, A के वाले को, और इसको EB कहा जाए,
ये और Eb। तो इस तरीके से ये H2 मॉलिक्यूल है। इसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये प्लस है, ये प्लस है, ये एक इलेक्ट्रॉन है E, ये एक इलेक्ट्रॉन है इसका इधर E। तो ये चीज़ है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, चाहे तो ठीक बीच में बना लो क्योंकि सेंट्रली लोकेटेड होंगे, ऐसा कहा जा सकता है, तो बीच में बना लो। इनके बीच में एक अट्रैक्शन होगा, और इसे हमने क्या कहा, इसे Ha कहा, और ये Hb है मॉलिक्यूल। तो इनके बीच जो अट्रैक्शन होगा उसे कहेंगे NaEA अट्रैक्शन, क्योंकि E है ना। सो NaEA अट्रैक्शन, इनके बीच अट्रैक्शन होगा, इसको क्या कहेंगे? क्या NbEA अट्रैक्शन, इनके बीच अट्रैक्शन होगा, उसे क्या कहेंगे? क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये EA इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, EB इलेक्ट्रॉन है, तो इसे क्या कहेंगे? दैट इज NbEB अट्रैक्शन। और इनके बीच अट्रैक्शन है तो उसे क्या कहेंगे? NaEB अट्रैक्शन। 4 अट्रैक्शन हो गए, क्योंकि ये B है, ये A है, ये A है। तो आप चाहें तो Na लिख लें या जैसे लिख लें, HHB बुक में दिया है, मैंने HHB लिख दिया, जैसे वो बोल रहा है वैसे लिखते जा रहे हैं। तो ये हमने 4 चीज़ ले ली, 1 2 3 और 4, उनके 4 अट्रैक्शन है। सो देयर आर 4 अट्रैक्टिव फोर्सेस इनके बीच में। पहला पॉइंट इसने क्या बताया कि 4 अट्रैक्टिव फोर्स है। पहला पॉइंट लिखे कि न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इट्स ओन इलेक्ट्रॉन is nucleus of one atom and its own electron is NaEA and NbEB। फिर सेकंड पॉइंट, अब 4 पेयर ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस के बारे में लिखो। सो न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम इज तो इनके बीच में जो टाइप्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, हमने ऊपर ये नहीं लिखा कि क्या क्या है, टाइप्स ऑफ अट्रैक्शन कौन कौन से हुए? पहला अट्रैक्शन इनके बीच NaEA और NbEB के बीच हुआ, और दूसरा कौन सा हुआ? न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम। बोलो। यानी NaEB को भी तो अट्रैक्ट कर सकता है, और NB क्या EA को नहीं अट्रैक्ट कर सकता? कर ही लेगा। ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, और ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ये इसको। इनके बीच भी तो अट्रैक्शन हो सकता है कि नहीं? इसके बीच में भी अट्रैक्शन हो सकता है। अपने को तो सभी अट्रैक्ट करते हैं, ये ऐसा हो सकता है। तुम्हारे और तुम्हारी चाचा की बहन बिटिया के बीच भी तो अट्रैक्शन हो सकता है ना, कजन के बीच नहीं हो सकता क्या? कि अपने भाई को ही सबसे ज्यादा प्यार करती है, ऐसा हो सकता है ना। तो दैट इज सिमिलरली रिपल्सिव फोर्स क्या हुए? अब इनमें रिपल्सन भी देखो। अभी हमने आधी बात की कि हमारे पास ये प्लस और ये प्लस है, तो क्या इनमें रिपल्सन नहीं होगा? और ये इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन, तो क्या इनमें रिपल्सन नहीं होगा? होगा। सेंटर फोर्स है, सेंटर टू सेंटर लाइन मिलाओ, आगे पीछे करो, ठीक है कि नहीं? तो ये 2 रिपल्शन है। इसे क्या कहा जाएगा कि थर्ड कि रिपल्सिव फोर्सेस क्या होंगे? और चाहे तो इसे मिला लो,
बुक मिलाती है क्योंकि दिखाने के लिए कि सेंट्रल फोर्स है, हम सेंटर टू सेंटर ज्वाइनिंग लाइन पे ही हम रिपल करा रहे हैं। तो रिपल्सिव फोर्स पहला, इलेक्ट्रॉन ऑफ टू एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू एटम्स, इलेक्ट्रॉन लिखना ठीक है क्योंकि दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऑफ टू एटम्स, सो दैट इज ई ए ई बी का बीच रिपल्सन। और दूसरा क्या है, न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम, न्यूक्लियाई के नाम पे सिर्फ प्रोटॉन है इसके पास, न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम, अगर आइसोटोप होगा तो वो भी हो जाएगा, न्यूट्रॉन भी, टू एटम्स, Na-N-B। तो चार तरीके के अट्रैक्शन फोर्स है और दो तरीके के क्या हैं, रिपल्सन फोर्स। एज हियर एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड, सो ये पता किया गया, इट वॉज फाउंड दैट 4 pairs of attractive force dominates over 2 pairs of repulsive force। तो ये चीज़ है, मान लो अट्रैक्शन तो होता ही है, अगर आप अपने चाचा के यहाँ चली गई तो वो अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं और तुम्हारे पापा के बच्चों को भी खिला सकते हैं, तो ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा नहीं खिला सकते, और आपके पापा भी उनके बच्चों को भी खिला सकते हैं। सो इसके पास मोर इलेक्ट्रॉन आ गया, बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों को वो नहीं अट्रैक्ट कर सकता है, बताओ, ये भी दोनों को अट्रैक्ट कर सकता है। यानी अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, टग ऑफ वार जानती हो, रस्सा कसी का खेल, 4 आदमी इसको इधर से पकड़े हों और इस तरीके से और इधर से हों, तो वो ज़्यादा खींच रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन उसको खींच रहा है, वो उसको खींच रहा है, तो ये जो इनका खींचना है इस रस्सी को, ये रस्सी इन लोगों को जोड़े हुए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर पुल कर रहा है, ये अपनी ओर पुल कर रहा है, तो ये जो बीच के इलेक्ट्रॉन, ये मीडिएटर बन गई है रस्सी। तो टग ऑफ वार में यही तो होता है। कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन इतने मजबूत क्यों होते हैं, क्योंकि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली लाई करता है, ना ये छोड़ना चाहता है ना वो छोड़ना चाहता है, इसीलिए तो मजबूत होते हैं, बताओ। और पानी में भी डिसोशिएट नहीं करते, लेकिन NaCl क्या है, देने के बाद भूल गया, वो लेने के बाद भूल गया, तो Na+ अलग चला गया पानी में, Cl- अलग चला गया, वहाँ देने लेने के बाद भूल जाते हैं। यहाँ ये चीज़ दोनों खींच रहे हैं, तो भूलेंगे कोई? समझ में आई बात कि नहीं? 2 pairs ऑफ रिपल्सिव फोर्स, तो ये बात यहाँ कही गई है। इसकी वजह से क्या होता है, तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर गया, सो दिस मेक्स पॉसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। इससे क्या होता है, अगर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट है, सो इसकी वजह से क्या होता है कि नेट अल्टीमेटली स्टेज रीच। अब आगे की बात देखो, कह रहे हैं कि when 2 atoms approach each other, when 2 atoms approach each other, यही थ्योरी है जो हाइड्रोजन के बेसिस में सिखाई गई। जैसे हमने नील्स बोर की थ्योरी देखी थी, हाइड्रोजन के बेसिस पे दी गई थी, ये भी एक थ्योरी है, इसके अलावा थ्योरी नहीं। ये ना सोचो एग्जाम्पल बताया जा रहा है, यही लिखना है आपको VBT में। अब देखो, तो जब एक दूसरे की ओर ये अप्रोच करते हैं, तो ये इनकी ज़ीरो एनर्जी स्टेट है, तो ज़ीरो एनर्जी स्टेट है, और ये किलो जूल पर मोल में है, और नीचे क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हो गई। अब देखो, जब ये दोनों बहुत दूर थे, यानी डिस्टेंस इन्फिनिटी हो गई, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, तो दूर दूर होने पर ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, तो इनकी एनर्जी लगभग 0 थी, ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। अब ये क्लोज आ गए, तो क्लोज आने पर एक अभी टच किए, अभी ओवरलैप नहीं किए, पास आ गए,
तो धीरे धीरे क्लोज आने पर इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स का डोमिनेट होता जाएगा और इनकी एनर्जी लोअर होती जाएगी। अगर अट्रैक्शन बढ़ जाए तो एनर्जी लोअर नहीं है, यहाँ जीरो अट्रैक्शन फोर्स है। यही तो है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इनके बीच, इसे क्या कहेंगे, दैट इज ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। और फिर ये पास आ गया तो सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कम हो गई, तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट होता गया। फिर कभी ये एक ऐसी स्थिति में आ गए कि ये एक दूसरे के ओवरलैप कर गए, यानी एक दूसरे की वैलेंस ऑर्बिटल ओवरलैप कर गई और कोर एक दूसरे को टच कर रही है, कोर नहीं ओवरलैप की। तो यहाँ पास आए और एक ऐसी स्थिति आ गई कि जब ये मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स है, उससे ज़्यादा वो पास नहीं आ सकते, क्योंकि अब प्रोटॉन उन्हें आने नहीं देगा सेंटर, वो दूर भेजेगा। लेकिन दूर जा नहीं सकते, क्योंकि दूर जाने पर जो एनर्जी इन्होंने रिलीज़ की एटमॉस्फेयर में, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अंडर एक्सीलरेशन कोई एनर्जी रिलीज़ कर दी है, तो मैक्सवेल की थ्योरी, जेम्स मैक्सवेल की थ्योरी से रेडिएटेड एनर्जी वापस नहीं पाई जा सकती है। अब तो इन्होंने बॉन्ड बना लिया, ये एच थे, और इन्होंने जानती हो 434 किलो जूल पर मोल खर्च की है। न यकीन हो तो पिछला पेज दिखा दें कि यकीन है कि जब H2 बॉन्ड बनता है तो इतनी एनर्जी रिलीज की जाती, बोलो है बात कि नहीं। H2 का बॉन्ड, और वही 486 486 पहुंच जाती है जब O2 का बनता है, 946 पहुंच जाती है जब N2 का बनता है। तो इसमें इतना ये लूज कर गए। अब ये दूर नहीं जा सकते, क्योंकि इतनी एनर्जी कौन देगा, एटमॉस्फेयर 10-20 किलो जूल दे देता है, इससे ज़्यादा नहीं देता है। अब इतना लोअर करके आ गए, लोअर कितना कर लिया जब बॉन्ड बन गए, क्या -435.8 स्टैंडर्ड कंडीशन में, ये एग्जैक्ट वैल्यू है किलो जूल पर मोल, इतनी लूज कर दी। वाई, ड्यू टू नेट अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट्स। तो इन्होंने इतनी लूज कर दी, लेकिन अब और पास नहीं आ सकते। अगर और पास आते हैं तो अचानक जीरो की तो सोचो भी मत, जीरो तक तो आ भी नहीं पाएंगे, यहीं तक इन्फिनिटी पहुंच जाती है। एटम से एटम तो टकरा ही नहीं सकता, ये मत सोचो कि यहाँ पे हम दिखाएं इन्फिनिटी, यहीं तक पे ही हालत ख़राब हो जाती, थोड़ा सा पास आए तो ये बस ऐसे ऐसे किया करते हैं अपनी पोजीशन में, थोड़ा सा पास आए, एक तरीके से ऑसिलेशन होता रहता है इनके बीच। समझ में आई बात कि नहीं, दूर जाते हैं फिर खींच लेते हैं, तो वाइब्रेट तो करते रहेंगे मीन पोजीशन में, लेकिन ना उससे वो दूर जा सकते हैं ना पास आ सकते हैं। सो देयर इज ऑलवेज वाइब्रेशन ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स ऐसे। तो ये हमने जहाँ पर ये इनकी मेन पोजीशन है वो एक एनर्जी वेल है, तो जहाँ एनर्जी वेल बन जाता है वहीं उनकी बॉन्ड लेंथ मान ली जाती है। तो इनके सेंटर से इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस को क्या मान लिया जाएगा, क्या यही बॉन्ड लेंथ हो जाएगी, और ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है यही इनकी बॉन्ड लेंथ है। दिस इज द बॉन्ड लेंथ, जीरो पे आ नहीं सकते। बॉन्ड लेंथ कितनी हो गई, 74 है, क्योंकि एक की 37 है क्या बॉन्ड लेंथ, तो 74 पिकोमीटर हुई कि नहीं। तो अब हम इस थ्योरी को समझें। व्हेन टू एटम्स अप्रोच ईच अदर, जब वे एक दूसरे के समीप आते हैं तो क्या होता होगा। वास्तव में ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व है, इसके बारे में कुछ और भी लिख दें, ये जो भी है पोटेंशियल एनर्जी कर्व है और ये एनर्जी वेल है, एनर्जी वेल, इसमें ये फंस चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ना ये जीरो पे जा सकते हैं, इतनी एनर्जी कोई देगा ही नहीं इनको, बहुत गर्म करोगे स्पार्क दोगे तो ही हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सो व्हेन दे अप्रोच टू ईच अदर तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। अगली बात कही कि पोटेंशियल एनर्जी decreases. Ultimately, a stage is reached when net force of attraction balances the force of repulsion and acquires minimum energy. Ultimately, ठीक है, at certain stage they acquire minimum energy जो कि निगेटिव है इन क्वांटिटी,
क्योंकि ज़ीरो से आए हैं ना, इन्फिनिटी पे तो ज़ीरो ही होती है। अच्छा, एंड देन इट इज सेड दैट कि हाइड्रोजन एटम्स आर बॉन्डेड, हाइड्रोजन atoms are bonded, and whatever energy is released is called bond enthalpy. Bond enthalpy of that particular kind of atom. खैर यहाँ तो दोनों H2 ही हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसे जनरलाइज कर दिया है। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ एटम। एंड उसे बॉन्ड एंथैल्पी कहेंगे, एंड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, at this stage is called bond length, and this is the mean position of electron. This is the mean length, and जो भी एटम्स हैं कीप ऑन वाइब्रेटिंग, कीप ऑन वाइब्रेटिंग about their mean position, इस तरीके से above 0 केल्विन, 0 केल्विन से ऊपर में ये होगा, and at 0 Kelvin such kind of vibration freezes, they have zero vibrational kinetic energy, and at 0 Kelvin vibration freezes, vibration उनका क्या हो जाता है, freeze हो जाता है, and their vibrational kinetic energy, रोटेशनल भी होगी, एक्सिस पे रोटेट भी करेंगे, बट मैं वाइब्रेशनल की बात कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स ज़ीरो। थोड़ा सा हमने 12th का भी डाल दिया है, क्योंकि आपको अभी बहुत बेसिक थ्योरी पढ़ाई जा रही है ना, हमने शुरू में बताया था, वीबीटी पूरा नहीं बताया जा रहा है ना, तो ये चीज़ है। बॉन्ड एंथैल्पी की बात समझ में आ गई कि जितनी एनर्जी वो लूज करते हैं, देखो हेडिंग से लिखा है कि नहीं, बॉन्ड एंथैल्पी बोल्ड से। तो H2 गैस उसी पेज पे खोली हो कि नहीं, 114 पे लिखा है कि नहीं बॉन्ड एंथैल्पी, नहीं दिख रहा? यहाँ लिखा है बॉन्ड एंथैल्पी? तो वही चीज़ है कि अगर इसे फिर से उतनी एनर्जी मिले तो ये फिर से मुक्त हो जाए, आइसोलेटेड गैसियस एटम्स इन देयर इलेक्ट्रॉन इन देयर ग्राउंड स्टेट, ये फिर क्या बन जाएगा, आइसोलेटेड गैसियस एटम्स विद इलेक्ट्रॉन्स इन देयर ग्राउंड स्टेट, ये बन जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये हो जाएगा। नाउ यहाँ तक की तो बात कर ली, अभी वीबीटी के बारे में कुछ और भी बातें आपको बतानी है, तो उसको हम 12-15 में बताएंगे अगली क्लास में। इस क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।